सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। ये हमारी दूसरी क्लास है और इसके बाद हम प्रॉपर क्लासेस में इंटर कर जाएंगे। बट उससे पहले सीसेट से रिलेटेड बहुत कुछ ऐसा था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, ताकि आपको इस कोर्स के बारे में भी पता हो कि इस फ्री इनिशिएटिव में हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, और उसके अलावा आपको खुद के ऊपर भी विश्वास हो कि आप इस एग्ज़ाम को क्यों क्वालिफाई करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इस कोर्स के बारे में। उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि यूपीएससी क्या कर रहा है। यूपीएससी करंट सिचुएशन ऐसी है कि यूपीएससी के पास एक तोप का गोला है जिसका नाम है सीसेट, जिसे ये टाइम टू टाइम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है ये इंप्रूव करता जा रहा है, और हम पंख लगा के उड़ना भी चाहते हैं बिकॉज वी आर द प्रोबेबल ऑफिसर्स। बट यूपीएससी गोला जो है ये स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, तो दिक्कत है। और इसके चलते कई सारे ऑफिसर्स के सपने पतझड़ में कन्वर्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। जिन लोगों के 2023 में अटैम्प्ट थे उनके अटैम्प्ट्स ख़त्म हो गए हैं। अब सीसेट ने उनके सपने तो पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाले किसी भी शख्स के साथ एटलीस्ट सीसेट के चलते उसके सपने रह जाएं। तो इसके लिए बहुत हुआ, एनफ इज़ एनफ। वी नीड टू बिकम अ सुपर हीरो जो यूपीएससी के सीसेट के गोले को पलट के रख देगा, ताकि वो इस सिचुएशन को सुपर हीरो की तरह हैंडल करते हुए उसकी जो ड्रीम डेस्टिनेशन थी लबासना, वहाँ तक पहुँच पाया। और मेरी यही कोशिश है कि मैं आपकी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है लबासना मसूरी, वहाँ तक आपको पहुँचने में सहयोग कर पाऊँ। तो ये है जो स्ट्रक्चर है यूपीएससी के सीसेट का पेपर का। बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिलेबस है जो यूपीएससी ने लिख रखा है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 80 सवाल आते हैं, 1/3 क्वालिफाइंग, इट्स बेसिकली 33%। तो अगर आप 200 मार्क्स को 80 क्वेश्चन से डिवाइड कर दें तो पर क्वेश्चन इट इज़ 2.5 मार्क्स पर 1 क्वेश्चन। मतलब हर एक क्वेश्चन पे जो वेटेज है इट इज़ 2.5 मार्क्स। उसके बाद यूपीएससी ने ये सिलेबस दिया है। देखिए, देने के लिए कुछ तो देना होता है, तो आपको के लिए दे दिया कि भैया हम इसके अकॉर्डिंग पेपर बनाएंगे। उसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। मोटा मोटा आप इसको कॉम्प्रिहेंशन में ही कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। ये जो सेक्शन है इसे आप ओवरऑल रीजनिंग में देखेंगे, और फिर लास्ट में जिसने इस बार सबकी हालत ख़राब की हुई है, जो सबसे बैक बेंचर था, जो पीछे बैठा हुआ था, इट इज़ द बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लिखा हुआ है क्लास 10th लेवल, बट माइंड इट, ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं है एग्जैक्टली कि क्लास 10th लेवल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, क्योंकि कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है। तो इसीलिए इस बार भी समस्या हुई है। तो ऑल्दो क्लास 10th लेवल लिखा हुआ है तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल। तो ये सेक्शन जो है, जो आज की डेट में एक भयानक तरीके से लोगों के सपने को डिमोलिश कर रहा है, दैट इज़ द मैथ्स। और मैथ्स का नाम आते ही बहुत सारे लोगों के हवा टाइट हो जाती है। ऑल्दो अब इसके बाद नहीं होगी, बट फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी ही है। अच्छा, मेरा क्या मानना है, मेरा क्या सोचना है सीसेट के बारे में। देखिए, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि 100 में से 99 लोग सीसेट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। 100 में से 99 लोग क्वालिफाई कर सकते हैं अगर वो सीसेट को एक एडिक्वेट इंपॉर्टेंस दे दें। टॉप तो करना नहीं है, आपको मार्क्स उतने लाने कि आप क्वालिफाई कर जाएं, 33% ही लाने हैं। बट क्या चीज़ है जो आपको सीसेट क्वालिफाई करने से रोक रही है? पहली चीज़, एक तो आपका डर। हम अंडर कॉन्फिडेंट हो रखे हैं कि
सीसेट क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे को मैथ्स नहीं आती, हम दूर भागते हैं उन चीज़ों से। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो बहुत भयंकर धुरंधर हैं फोड़ देंगे, हम तो IITians हैं एंड ऑल। तो देखिए कभी कभी चींटी भी हाथी पे भारी पड़ जाती है, तो समझना पड़ेगा। सीसेट ने 2023 में यही किया जिसने सबके सपने चकनाचूर किए हैं। तो सीसेट को लाइटली मत लीजिए, और बट एट द सेम टाइम इतनी इंपॉर्टेंस भी मत दीजिए कि आपका GS पेपर हैम्पर हो, बट इतना लाइटली भी मत लीजिए कि आपके GS पेपर को पढ़ने का मीनिंग ही ना रह जाए। और ये एक छोटा सा ग्राफ है जहाँ पे मैंने डिफ़िकल्टी लेवल के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है ईयर वाइज। डिफ़िकल्टी लेवल इट हैज़ बीन सीन, नॉर्मली ये इंक्रीज होता ही जा रहा है एंड 2023 में तो ये बिल्कुल पीक पे था, इसलिए बहुत सारे लोगों को समस्याएं हुई और वो लोग परेशान हुए। तो बेसिकली देखो, आपको टॉप तो नहीं करना है, क्योंकि 67.5 के ऊपर तुम कितने भी आप नंबर ले आ लोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 200 भी ले आ लो ना, कोई नहीं पूछने वाला। तो टॉप तो नहीं करना है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? और देखो, टॉप अगर आप करना चाहते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हो यार, लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो अननेसेसरी ज़्यादा मेहनत क्यों करनी है? बट एट द सेम टाइम इतनी मेहनत जरूर कर लेनी है कि मिनिमल मेहनत से सीसेट के चलते आपके सपने तो चकनाचूर ना हो। तो मेहनत इतनी भी नहीं छोड़नी है कि भाई हमारा सीसेट ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो टॉप भी नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम इतनी मेहनत जरूर कर लेनी है कि सीसेट के चलते आपके सपने अधूरे ना रह जाएं। सिंपल सा फंडा है। तो मिनिमल मेहनत और मैक्सिमम आउटपुट के लिए हमें काम करना है। अच्छा, इस सीसेट के पेपर को मैं कैसे देखता हूँ, या जनरली ये एग्रीड है कि सभी लोग इसी तरीके से देखते हैं। 3 सेक्शन में पेपर आता है। 1 इज़ द कॉम्प्रिहेंशन, अदर इज़ द रीजनिंग, थर्ड इज़ द मैथमेटिक्स, और इसके साथ आप डेटा इंटरप्रिटेशन को ले सकते हैं। ये छोटा भाई बहन है मैथमेटिक्स का। अगर आपको मैथमेटिक्स ठीक से आ गई और थोड़ी सी रीजनिंग आपकी ठीक है, तो आपको इसमें समस्या नहीं होगी। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये जो सेक्शन है, देखिए पहले इस सेक्शन से इतने सवाल नहीं आते थे। पहले अगर आपका ये दोनों भी अच्छा है ना, तो हो जाता था, सीसेट क्वालिफाई हो जाता था। बट टाइम विद द टाइम इस सेक्शन में चूंकि इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो और चूंकि कॉम्प्रिहेंशन के तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही हैं लगभग जो 30 के आसपास थे, 28, 29, 30 ही आते थे, बट यहाँ के क्वेश्चंस यहाँ पे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। उसके चलते क्या हो रहा है कि अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो पेपर क्वालिफाई करने में समस्या होती चली जा रही है। बट इन चीज़ों पे हम बात करेंगे आगे भी जाके कि हमें क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिएगा, हर एक सेक्शन में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना, नहीं मैं 2 ही सेक्शन तैयार करूँगा, तीसरा सेक्शन देखूंगा भी नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि सपोज किसी टाइम पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं लिखा है कि कॉम्प्रिहेंशन से हम इतने ही सवाल पूछेंगे, किसी टाइम पे यूपीएससी का मन क्या बोला कि हम और खेलेंगे आपके साथ, उसने क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन से आपको 10 ही क्वेश्चन दे दिए, और रीजनिंग से 10 ही क्वेश्चन दे दिए, और मैथ से 60 सवाल दे दिए। क्या करोगे? बोलोगे भैया हम हाथ पैर आगे खड़े कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करोगे ना। तो इट्स बेटर कि हम सारे सेक्शंस पे मेहनत करें, और कहीं से भी आप पूछो, हम क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। बट मैं मान के चलता हूँ नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। अभी का जो स्टेज है, इट्स लाइक 5 से 10 सवाल वो रीजनिंग से पूछ रहे हैं, 25 से 30 सवाल ये कॉम्प्रिहेंशन से पूछ रहे हैं, और 35 से 40 सवाल ये मैथ से पूछ रहे हैं। नॉर्मली अभी यही ट्रेंड चल रहा है, बट ये आगे पीछे डेफिनेटली हो सकता है, और आप इसके लिए यूपीएससी को कभी ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन में जो चेंजेस लाए हैं, पहले क्या होता था कि एक कॉम्प्रिहेंशन में ना 3-4 सवाल हुआ करते थे या 2 सवाल हुआ करते थे। आजकल क्या कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन भी एक ही होगा। ये एक बड़ा परेशानी वाला काम कर दिया है यूपीएससी ने, जो इस पर हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हैंडल करना है। कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपसे बात कर लेता हूं। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है, मान लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये बात आती है कि क्वेश्चन हमें सही करना है। एक चीज़ तो आपने समझ ली कि 27 क्वेश्चन ही हमें बेसिकली चाहिए ओवरऑल,
क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। पहली चीज़, मान लीजिए कि पहला हमने ले लिया कि राइट क्वेश्चन। दूसरा हम ले लेते हैं कि हम कितना लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड, राइट। और आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी है कि आप इतने बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, तो देखो एक चीज़ समझना कि अगर द मोमेंट आप पर क्वेश्चन, मतलब आपने द मोमेंट आपने डिसाइड किया, सपोज आपके पास 2 घंटे हैं, इट मीन्स 120 मिनट हैं। अगर आपने डिसाइड किया कि आप 80 क्वेश्चन करने वाले हो, तो आपके पास पर क्वेश्चन जो टाइम है वो 1.5 मिनट है, राइट। लेकिन द मोमेंट आपने डिसाइड किया कि आप 40 ही क्वेश्चन करने वाले हो, तो 120 मिनट बाई 40 क्वेश्चन, 40 ही क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपके पास पर क्वेश्चन टाइम बढ़ गया 3 मिनट। 27 ही करने थे, अगर 40 में हम कुछ ऐसा करते कि कटने कुटने के बाद आपका 27 क्वेश्चन एटलीस्ट नेट सही होता तो कोई समस्या नहीं थी। एनीवेज वो बाद में बात करेंगे, पहले हम ये बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि आप एक ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हो जिसको कॉन्फिडेंस है कि भैया हम सिर्फ 27 करेंगे, और अगर हमने 27 किया है तो हमारे एक भी गलत नहीं होने वाले। अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं है कि कोई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, जनरली नहीं होता। तो दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ 100% एक्यूरेसी जो रेयरली यूपीएससी में देखी जाती है। तो मैं आप नहीं चाहता कि आप इस कैटेगरी में रहें। अच्छा, 1/3 निगेटिव मार्किंग का एक मतलब आप ये समझिए कि 1/3 निगेटिव मार्किंग का सीधा सा एक ये मतलब है कि 1:3, प्रत्येक एक सही क्वेश्चन पे आप 3 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक एक सही क्वेश्चन पे आप 3 गलत क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही है और 3 गलत हुए तो अल्टीमेटली आपके मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका नेट मार्क्स यहां से जो आएगा वो 0 ही आने वाला है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये भी मैं उसी सिंपल सा कैलकुलेशन बेसिस पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे आप क्या आ गए 67.5, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम सोचते हैं नहीं भैया हम 30 सही क्वेश्चन करेंगे, तो 3 सही क्वेश्चन पे आपके पास एक हिम्मत आ जाएगी कि आप 9 क्वेश्चन गलत भी कर सकते हो। मैक्सिमम 9 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। 30 सही क्वेश्चन पे मैक्सिमम 9 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, क्योंकि 27 तो सही है करना है, और 3 क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए आपके पास 9 का एक पावर आ गया कि हम थोड़ी सी एक्यूरेसी, मतलब थोड़ी सी हमें एक्यूरेसी हैम्पर हो सकती है, हम गलत कर सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन इस केस में आप जो अटेम्प्ट कर रहे होगे वो 39 होगा। ये भी चल जाएगा, तब भी आपके 67.5 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये देखिए मेरा मानना है ये लाइक 40 क्वेश्चन के आसपास पर क्वेश्चन आपको 3 मिनट मिलेगा। 40 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, और 3 मिनट पर क्वेश्चन मिला, तो उस टाइम बहुत अच्छा खासा है, 3 मिनट एक क्वेश्चन पे। और अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी आइडियल कंडीशन कि आप यूपीएससी का पेपर में 40 क्वेश्चन करके आए और आपने 30-31 सही कर दिए और 9 गलत कर दिए, तभी आप क्वालिफाई कर गए। और अगर थोड़ा सा आप समझदार हो और चूंकि आप टाइम लेके कर रहे हो और ये गलतियां कम हो गई, तो ये और अच्छी बात है। और तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आप ज़्यादा सिक्योर रहोगे घुमा फिरा के। ज़्यादा सिक्योर नहीं, मतलब सिक्योर हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, सीधी सी बात है। अब एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि भैया हम 35 सही क्वेश्चन करेंगे, तब आपकी लिमिट और बढ़ गई 8 एक्स्ट्रा। दिस इज द 8 एक्स्ट्रा राइट क्वेश्चन, जिसके चलते आप 24 गलत क्वेश्चन कर सकते हो। सिंपल मैथमेटिक्स है। इसका मतलब आपने 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, मतलब 60 क्वेश्चन
मतलब 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपने लिए होंगे, इट मीन्स कि आप बहुत कर रहे हो। देखो यहाँ पे जो मेरी बताने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो और आप 24 गलत कर दे रहे हो, तो ये भी कोई समझदारी वाली बात तो नहीं है। मेरा मानना ये मूर्खता है। या तो आप क्वेश्चन जो कर रहे हो वो सही करो, नहीं तो मत करो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके कि भाई हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी पावर, हमारी इज्जत घट जाएगी अगर हम कम क्वेश्चन करेंगे कि भैया इनका लड़का ओ माय गॉड 40 ही क्वेश्चन करके आया, 35 ही क्वेश्चन करके आया। इस माइंडसेट के साथ कभी एग्जामिनेशन को देने मत जाना। एक माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन को देने जाना कि आपको नेट एटलीस्ट 27 तो सही करने हैं। तो 60 क्वेश्चन भी करके अगर आप 24 गलत कर दे रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे अच्छा आप अगर 40 भी कर लेते हो और 30-31 सही कर देते हो तो आप सेफ जोन में हो। बट कई सारे लोग हैं ऐसे, तब भी आपके यही आएंगे, स्कोर आएगा। तो बट मेरा ऐसा मानना है कि आप बेस्ट अवस्था में, देखिए सीधी सी बात है, 50, 40, 45, 50 तक कीजिए। आपके पास हर क्वेश्चन के लिए टाइम बढ़ जाएगा। यू विल हैव नियरली, अगर आप 50 क्वेश्चन करते हैं 2.4 मिनट्स आपके पास होंगे और आपके पास एक टाइम होगा। आप पेपर को आराम से इजी वे में करेंगे, टाइम लेके करेंगे, सही करेंगे और आपका सीसेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। दिस वाज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और सोचिएगा जरा से इस बारे में कि हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, हम इस नेट से ही कितने करने हैं, इसकी लड़ाई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये मैंने आपसे बात कर ली। अब वो सही कैसे होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 मेन डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में हमने बात की है। तो हमें इसमें जो जो इजी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट वो तो गलत नहीं होने चाहिए। लाइक कई बार क्या होता है, जैसे लोग क्या करते हैं ना कि भाई मैं तो मैथ्स ही पढ़ के जाऊंगा, मैथ्स के दम पे ही सिलेक्शन लूंगा। मेरा मानना है ये समझदारी नहीं है। आपको हर एक सेक्शन में कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही सिंपल होंगे, इजी होंगे और आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा टाइम देके उस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो बहुत ही इजी वे में आप इसे सही कर ले जाएंगे। तो वो गलती, वो चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर हैम्पर हो किसी भी वे में। अब आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? सीधी सी मतलब है, देखिए कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है किसी चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करना, ठीक ठीक तरीके से समझना, यही तो मतलब है। सीसेट के पेपर में जो सीसेट का पेपर ये 2011 में आया था, तब ये क्वालिफाइंग नहीं था और कॉम्प्रिहेंशन में आते थे और एक कॉम्प्रिहेंशन के साथ 3-4 क्वेश्चन अटैच होते थे। तो बच्चे क्या करते थे, एक क्वेश्चन किया और एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो चीज़ें बहुत थोड़ी सी आसान थी। बट विद द ईच पासिंग टाइम उन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्रिहेंशन से जैसे पहले 4 क्वेश्चन अटैच हुआ करते थे, अब उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन का नंबर बढ़ा दिया और एक कॉम्प्रिहेंशन में 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन वो अटैच करने लगे। बहुत रेयर केस है, इफ दे आर टेकिंग 3 और 4, दे रेयरली आर टेकिंग। मोस्टली आजकल क्या करने लगे, एक क्वेश्चन देने लगे एक कॉम्प्रिहेंशन पे। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि हम कॉम्प्रिहेंशन से दूर भागने लगे हैं, राइट? सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपके लिए कभी भी, मतलब आपको हमेशा सपोर्ट करेगा अगर आप इसे ठीक से कर लें। और सबसे अच्छा तरीका कॉम्प्रिहेंशन को करने का जो मुझे लगता है, मैं आपसे क्लियरली बात करूंगा, जो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है वो है न्यूज़पेपर। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से हम अक्सर, देखिए वो सारी जो चीट कोड्स की बातें होती हैं, इम्प्लीकेशन, एजम्पशन और इसमें क्या इन्फेरेंस हो रहा है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे जब कॉम्प्रिहेंशन का एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे निकालूंगा। बट अभी एक चीज़ बात समझते हैं, जनरल बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन को डील करने का सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूज़पेपर। हम कॉम्प्रिहेंशन से दूर क्यों भागते हैं, क्यों डर है कॉम्प्रिहेंशन का? क्योंकि हमको लगता है कि हमारा टाइम बहुत चला जाएगा कॉम्प्रिहेंशन करने में। ये बहुत सारे लोगों का एक डर है मन में। और टाइम इसलिए आपका चला जाएगा क्योंकि आप जब कॉम्प्रिहेंशन की, आपकी पढ़ने की आदत नहीं है, आपकी पढ़ने की आदत हो रखी है शॉर्ट नोट्स की। हर एक चीज में हम आज की डेट में हमको चाहिए शॉर्ट नोट्स, वहां समस्या है।
अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके देखो कई सारे फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। पहला फ़ायदा तो सीसेट में तो है ही है, क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, इनडायरेक्ट वे में आपका बेनिफिट हो रहा होगा। दूसरी चीज़, आपके जीएस के प्रीलिम्स में भी फ़ायदा मिलेगा। जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि ये लोग किस तरीके से इन्वॉल्व थे, किस जगह पे थे, और ये चीज़ जगह कहाँ पे, और ये सब कई सारे क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेगा ना। न्यूज़पेपर सिर्फ रीडिंग मारते रहोगे ना, आप उसको यूपीएससी के प्रीलिम्स में सही करके आ जाओगे। बट हमारी आदत होगी कि कोई इंस्टीट्यूट मंथली मैगजीन निकाल दे, हम उसे ही पढ़ के चले जाए। तो हम हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे समस्या है। तो मेरे हिसाब से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। दूसरा फ़ायदा आपको किस में मिलेगा? ऐसे में मिलेगा, क्योंकि आपके आंसर कंटेम्प्रेरी होंगे और दुनिया में जो चीज़ें हो रही होंगी उसके अकॉर्डिंग होंगे। और कहाँ फ़ायदा मिल सकता है? GS 1 में मिल सकता है, GS 2 में मिल सकता है, GS 3 में मिल सकता है, GS 4 में, हर जगह आपको न्यूज़पेपर हेल्प करता है। और कहाँ फ़ायदा मिल सकता है? अगर आपका आर्ट्स वाला ऑप्शनल है, जैसे कि सोशियोलॉजी, PSIR, पबैड, सोशियो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इंटरव्यू में तो बिना न्यूज़पेपर पढ़े जाने की सोच भी मत लेना। अब जो इंटरव्यूअर आता है वो ऐसा नहीं करता कि भैया बस वो 2 महीने वाले न्यूज़पेपर वाली चीज़ें पूछता है, वो कुछ भी पूछते हैं, वो उनकी मर्जी। आप उनको थोड़ी बोलोगे सर ये तो 1.5 साल पुरानी न्यूज़ है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चीज़ों को एक प्रोसेस में सीखते हो, तो वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती हैं। तो न्यूज़पेपर के यार जब इतने सारे फ़ायदे हैं तो 1.5-2 घंटे दे दो ना, क्या दिक्कत है? प्रीलिम्स की तैयारी मान के दे दो, मेंस की तैयारी मान के दे दो, ये आपको हर जगह हेल्प करेगा। शॉर्ट नोट्स के पीछे मत भागो, न्यूज़पेपर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, बिल्कुल मत करो। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। आदत है बहुत लोगों की, हम कभी न्यूज़पेपर नहीं देखेंगे, और इसी के चलते वो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन छूना भी नहीं चाहते। और इस बार ऐसे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उन्होंने कसम खा ली थी कि हम मैथ्स के बेसिस पे और रीजनिंग के बेसिस पे क्वालिफाई करेंगे, मैथ्स के पेपर टफ आ गया, कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आसान थे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन देखने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि आदत नहीं थी। ये आप गलती मत करना, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की आदत डालिए। आपको देखो प्रीलिम्स के लिए भी है, और सभी लोग एडवाइस भी मोस्टली करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो मैं उनसे एग्री नहीं करता, सबके अपने ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कोई भी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों अच्छे हैं, कोई भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नोट्स की तरफ भागने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में साथ बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। अब कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, मेरा ऐसा मानना है, पहली बात तो आपको सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि मोस्टली उनके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अच्छा, इसमें कॉम्प्रिहेंशन में ना इनका कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। सही होने के चांसेस तो हैं। अच्छा, पहले उससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आजकल किस टाइप के टॉपिक से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आप पाएंगे ना तो आपको मिलेगा कि इन्वायरमेंट, आजकल आप कोई भी पेपर एनालाइज करिएगा, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा कुछ टॉपिक्स आते हैं। लगभग अगर आप ये टॉपिक कर रहे हो तो 60-65% जो आपके कॉम्प्रिहेंशन होंगे इसी टॉपिक से रहने वाले हैं। रीजन एग्जैक्टली यूपीएससी ने कुछ बोला नहीं है, बट मे बी ग्रीन इंडिया, और मे बी क्योंकि सेम एग्जामिनेशन से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बच्चे भी जाते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा उनका जो फेवरेट टॉपिक है वो है एजुकेशन, पॉवर्टी एंड हंगर, तो ये भी इनका फेवरेट टॉपिक है, इससे भी ये लोग कॉम्प्रिहेंशन देते रहते हैं। देखो यार, ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से टॉपिक से सवाल पूछ रहे हैं, और चूंकि हमें हमेशा कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन का जो जवाब देना है वो तो वहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे ही लिखना है, सॉल्व ही तो करना है ना। तो बट प्रॉब्लम इससे है कि वो नंबर ऑफ पैसेजेस बढ़ाते जा रहे हैं, और पर पैसेज से जो अटैच क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करते जा रहे हैं। इसका एक सीधा सा मतलब ये है, तो इसके चलते बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। अब हम बात करते हैं उन डिफिकल्टीज के बारे में कि इन चीज़ों के चलते हम क्या डिफिकल्टीज फेस करने लगते हैं। पहली डिफिकल्टी आपको भी पता है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी आएगी टाइम, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। एक ही सॉल्यूशन है, टाइम का तो एक ही सॉल्यूशन है, आपको जितना प्रैक्टिस करोगे
कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के, मतलब न्यूज़पेपर को पढ़ोगे, आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो रही होगी, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो कॉम्प्रिहेंशन के साथ समस्या आती है, दिस इज द मेंटल फैटीग। थक जाता है माइंड आपका बिल्कुल थक जाता है। वो होता है ना कि 3-4 क्वेश्चन किए, थक गए, अब सारे क्वेश्चन एक जैसा लग रहा है। क्योंकि अभी देखो, पहला GS1 का पेपर दे के आए तो उसमें भी वही पूरा इन्वायरमेंट आपने भरा हुआ था। अभी यहाँ पे जो भी तुम पूछ रहे हो वो भी तुम्हारा पूरा इन्वायरमेंट भरा हुआ है, तो दिमाग को लगता है ये इसका वो उससे लिंक करने लगा। 2-3-4-5 पैसेज के बाद तो ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा ना आपके साथ कि भाई सब कुछ एक जैसा लग रहा है, तो गाना चलता होगा माइंड में, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, तो कुछ हो जाता है माइंड में, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो दिमाग, वो कहते हैं ना हिंदी में, कुंद हो जाता है। तो दिक्कत ऐसा होता है 4-5 चीज़ें करने का, चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, इसका सॉल्यूशन मैं आपसे भी बात करूंगा, लेकिन तीसरी समस्या पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तीसरी समस्या आ जाती है सब्जेक्टिविटी पे। इसका कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि देखिए कई बार 2 आंसर्स होते हैं, मतलब एग्जामिनर को लगता है ये होगा, उसने डाल दिया, आपकी सब्जेक्टिविटी काम नहीं करेगी, तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, कोशिश यही करनी। बट वो 1-2 केसेस में आती है चीज़ें, दिक्कत आती है कि भाई एग्जामिनर का इंटरप्रिटेशन अलग था अगर सही आंसर के लिए, और आपका इंटरप्रिटेशन अलग था, और वो यूपीएससी चूंकि लास्ट में आंसर की देता है तो उसका एग्जैक्टली कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इसको तो हम रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही नहीं है। सब्जेक्टिविटी से आप किससे लड़ोगे? जब रिजल्ट आ जाएगा तब तो वो आंसर की देंगे, क्या कर लोगे आप? और चौथा इज द लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम कई बार हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ आती है, क्योंकि कई सारे ट्रांसलेशन गूगल से ट्रांसलेटेड होते हैं और ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक मेरा सजेशन ये है कि पेपर करते वक्त अगर कोई वर्ड पे दिक्कत हो तो आप इंग्लिश वाला देख लो, और इंग्लिश वाले बच्चे भी अगर आप लोग हो तो आप हिंदी में देख लो, या फिर आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें वो कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको पेपर करते वक्त लैंग्वेज का ध्यान रखना है, घुमा फिरा के, कि आप अल्टरनेट लैंग्वेज में जो भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है आप देख सकते हो। अच्छा देखो, इंडिया में रहते हुए ऑल्दो देयर इज़ वेरियस कंट्रोवर्सीज, बट आप ये नहीं कह सकते कि हमें इंग्लिश जानना ही नहीं है, क्योंकि देखो आप किसी भी कहीं पे भी काम करोगे आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लिश का काम तो है, इंग्लिश के बिना तो नहीं चल पाएगा, ये समस्या आएगी, तो इंग्लिश बेटर है आप सीख लो। आपको कभी हाई कोर्ट में भी पेश होना पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होना पड़ सकता है, आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश में ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बेटर है थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में आप ध्यान रखें। तो कई बार क्या होता है ना कि हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आती, हमें हिंदी में चीज़ें समझ में आ जाएगी, हिंदी में नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश में समझ में आ जाएगी। मेंटल फैटिक का क्या सोल्यूशन है? देखो, इसका सोल्यूशन सीधा सा है कि लगातार सारे कॉम्प्रिहेंशन नहीं करने हैं, जंपिंग करनी, फ्लिपिंग करनी है। अगर हमने मान लो 2 क्वेश्चन हमने कॉम्प्रिहेंशन का किया, तो अगला क्वेश्चन मान लो हमने मैथ का कर लिया। इससे क्या होगा कि दिमाग के जो सोचने की तरीका है ना वो चेंज होता रहेगा। तो होता है डाइवर्सिटी, जब डाइवर्सिटी आ जाएगी तो आपके क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज हो जाएगा, और जब क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज हो जाएगा तो माइंड अलग तरीके से वर्क करने लगेगा। तो एक मैथ का कर लिया, एक रीजनिंग का कर लिया, उसके बाद फिर आगे 2 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के कर लिए। तो कभी भी सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन एक साथ सेक्शन वाइज नहीं करनी है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और उसके अलावा कुछ चीट कोड्स हैं जो मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा, कि भाई जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स नॉर्मली गलत होते हैं जीएस में भी और CSAT में भी, तो वो चीट कोड्स हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ें आसान बना सकती हैं, चीट कोड्स कहते हैं इन्हें। ये मैं आपसे जब आपसे प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन के लिए डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हैंडल करें चीज़ों को, मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। लाइक एक एक्सट्रीम, जैसे मैंने बोला कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, दो वी मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन देम, क्योंकि एट टाइम्स दे कैन ऑल्सो चीट यू। चीट कोड्स हैं, आपको भी चीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे। तो इसका सीधा सा देखिए, मैंने समाधान बताया मेंटल फैटिग का, आप समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के, फिर मैथ्स, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर रीजनिंग, फिर, तो इससे फैटिग नहीं होगी। अब आते हैं अगले सेक्शन पे, मैथ्स के लिए इसका क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए, कुछ टाइप ऑफ प्राणी होते हैं, मैंने इनका बात कर लेता हूँ। एक वो लोग होते हैं
जिनको कुछ नहीं आता है मैथ्स में। और ये चाहते भी नहीं है कुछ करना। तो बट ये लोग रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में एक्सीलेंट हैं। लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, इस टाइम पे जब मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है तो आपको मैथ्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। मैथ्स आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक कैटेगरी वो उन लोगों की है जिन्हें आता है मैथ्स और ठीक से आता है, आता भी है और ठीक से भी आता है। तो इनका टारगेट यही होना चाहिए कि भैया सब कर लें, लेकिन करंट सिचुएशन देखते हुए ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस करने में डाउट है। और तीसरा, जिनको थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो आप सीख लीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। मैथमेटिक्स समस्या नहीं करेगी और हम बेसिक से ही चलेंगे। अब आ जाते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, मैथ्स में 2-3 लेवल्स होते हैं। लाइक लेवल 1 जो कि बेसिक मैथमेटिक्स है, इट इज़ द बेसिक मैथमेटिक्स, जहाँ पे अरिथमेटिक आती है बेसिकली। यहाँ पे जैसे आपका नंबर सिस्टम, HCF, LCM, अगर आपने ये चीज़ सीख लिया ना, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, तो ये कोर है मैथ अरिथमेटिक का। मतलब आपको काफ़ी चीज़ें ऐसे ही आप क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद आता है देखिए परसेंटेज, या इसे लिख लीजिए परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शन। ये सब भाई बहन टाइप्स हैं। लाइक अगर हम बोलते हैं किसी का 75% की बात कर रहे हैं, तो अगर इसे हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.75 लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/4 लिखेंगे। और ये भी फ्रैक्शन है, बट इसमें काटा कुटी करके 3/4 कर सकते हैं। तो ये सब भाई बहन टाइप हैं। उसके बाद आता है एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये भी कर लेंगे। और ये चीज़ें जब कर लेंगे तो मैं आपको बताऊं, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए थोड़े आसान हो जाएंगे। तो ये लेवल 1 ऑफ मैथमेटिक्स है जो हम पहले करेंगे। उसके बाद आता है आपका लेवल 2 वाली मैथमेटिक्स, जिसमें आपकी जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और उसके अलावा अलजेब्रा वगैरह की चीज़ें, जैसे कि जहाँ पे एक्स आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही एक्स आ जाता है ना, बहुत लोग की हालत ख़राब हो जाती है। इससे ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं, आप बिल्कुल मत घबराना। एक्स आपके लिए समस्या नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो कई सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे, समझने वाली बात है। लेवल 3 जिसने इस बार परेशान भी किया है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये प्रॉपर सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा, ये हर एक चीज़ मैं कराऊंगा। और उसके बाद देखिए मैथ्स में एक चीज़ और आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर लें। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जैसे आपका एक टेबल दे दिया होगा, आपको पता है, ये बना दिया भाई, एक नया पेज ऐड कर देते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन का सीधा सा मतलब वर्ड से ही निकाल सकते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करना है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि भाई जैसे डेटा होता है, कई सारा डेटा है, उसको ऑर्गेनाइज्ड करके एक जगह पे प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम ये है कि उस प्रेजेंटेड डेटा में से वापस इंफॉर्मेशन निकालनी है। एक काम तो ये होता है कि आपके पास डेटा है और उसको ऑर्गेनाइज करके एक टेबुलर फॉर्म में या एक पाई चार्ट फॉर्म में और उसमें प्रेजेंट करना है, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आपको डेटा के लिए ग्राफ दे दिया होगा या लाइन ग्राफ, बार डायग्राम दे दिया होगा, पाई चार्ट दे दिया होगा, बोलेगा भैया इसमें से आप इंफॉर्मेशन खींचिए। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा तो नॉर्मली आप डेटा इंटरप्रिटेशन से परेशान नहीं होंगे। तो टेबल में क्या होता है, लाइक इस टाइप से टेबल वेबल कुछ बनी होगी, इधर इतनी बिक्री हुई, इधर ये हुआ वो हुआ, पूरा इधर पूरा डेटा लिखा होगा ईयर वाइज, ये वो आपको कंपैरिजन करने के लिए दे देगा। कभी इसको इससे बोलेगा कंपेयर करो, कभी इसको इससे बोलेगा कंपेयर करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, यही होता है। दूसरा होता है लाइन ग्राफ, कुछ ग्राफ होगा दिया होगा, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना होगा। तीसरा होता है बार डायग्राम। बार डायग्राम में क्या होता है, देखिए बार क्या होता है पता ही है आपको, बार सीधा सा है, चौको बार खाए ही होंगे आप। तो दिस इज अ बार,
तो बार के फॉर्म में आपका डेटा रिप्रेजेंटेड होता है, लाइक ये दे दिया, और सिंगल तो देता नहीं है अक्सर। ये देखिए, ये मान लीजिए 2-3 इंफॉर्मेशन दे दी इसके दम पे, उसके बाद इससे कंपैरिजन करने के लिए दूसरे को दे दिया, एक और आ गया। अभी कभी क्या करेगा, इससे कंपैरिजन करने के लिए एक तीसरे को ले आएगा, एक और आ गया, समथिंग लाइक दैट। और मन करेगा तो और वो ऐड कर देगा। तो सिंपल सा है, मतलब ये दिस इज द बार डायग्राम। और फिर एक आता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट में देखिए ये प्रॉपर एक गोला बना होगा, फिर उसके बाद ग्राफ। पाई चार्ट में बेसिकली डिग्री वाइज प्रेजेंट करता है, 360 डिग्री में आपका चीज़ों को बांट दिया होगा। लाइक दिस बोल देगा भैया ये 90 डिग्री है, समथिंग लाइक दैट। 90 डिग्री ऐसे कुछ ऐसे जाएगा। चलिए मैं जैक बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो समथिंग लाइक दैट बोलेगा 90 डिग्री में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कपड़े हैं, ये जूते हैं, ये है, ये वो है, उसके ये खर्चा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो एक ग्राफ में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ग्राफ वाइज, रेशियो वाइज हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और कुछ लोग देखिए वेन डायग्राम को भी डीआई का हिस्सा मानते, कुछ नहीं मानते, तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मैथमेटिक्स में पढ़नी है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगला जो टॉपिक आता है उसके बाद रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग का मतलब क्या है समझिएगा। देखिए कुछ लोग बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग होती है, ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि इस टाइप के मतलब वर्बल रीजनिंग होती है, कुछ लोग नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, कुछ लोग एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। तो देखो यार घुमा फिरा के बात सीधी सी है, बेसिकली यार अपना दिमाग लगा कर ना इस प्रश्न का उत्तर निकालना है, जिसमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग अपना दिमाग लगाना है, इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेना है, सिंपल सा है। तो इसे आप रीजनिंग को कह सकते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं बेसिक मेंटल एबिलिटी। इसमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब नॉर्मली रीजनिंग लोगों की ठीक ही होती है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो आप दिमाग तो लगाते ही हो ना, कमा रहे हो दिमाग लगा के तो कमाते होगे, जॉब कर रहे हो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और तो बहुत सारी चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं। तो रीजनिंग में बेसिकली क्या करना है कि आपको देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर देखिए 25-30 टाइप के ही मोस्टली टॉपिक होते हैं, जिसे घुमा फिरा के हर साल क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। जैसे कि कोडिंग हो गया, मेन जो टॉपिक्स की बात करें, कोडिंग, डिकोडिंग, ओके। फिर एक सीरीज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे 1, 2, 4, 8, 10वां नंबर कौन सा होगा, या फिर इनके बीच का गैप लेके कुछ ना कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस कर देंगे। कुछ अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके बगल के, उसके उधर के, इधर उधर ये बैठा है, काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें फैमिली टाइप्स आ जाते हैं, एक तो कि इसके इसके चाचा के ताया का, फूफा का, लड़के का, बेटे का रिश्तेदार कौन होगा, काइंड ऑफ इस टाइप के क्वेश्चंस। सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है इसमें, जो मैंने अभी आपसे बात किया। प्रोफेशंस वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए इसमें इसका एक फ़ायदा ये होता है ना कि आम तौर पे इसके जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, अगर आपने ये वाले कर लिए तो आम तौर पे देखिए लगता तो है डिफिकल्ट, लेकिन एक एक क्वेश्चन के साथ अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में अक्सर 3-4 क्वेश्चन अटैच होते हैं कि अगर आपने इसकी सही वेन डायग्राम या टेबल बना ली और आपने इसका अरेंजमेंट सही से समझ लिया, तो आपके 4-5 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन एक साथ खट से सही हो जाएंगे। और पर क्वेश्चन अगर हमने 2.5 मिनट लिया था तो 10 से 12.5 मिनट था हमारे पास पर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मेरा मानना है कि नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल ही ऐसा है कि समझ भी नहीं आया तो बात अलग है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि नहीं कसम भी नहीं खानी कि भैया हम तो इसको करके ही जाएंगे, वो मत करना। बट नॉर्मली आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इसके क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना चाहिए। फिर आता है डाइस।
इसके बेसिस पे सवाल होते हैं। इसके सवाल आ जाते हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट रीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा मानना है रीजनिंग देखो यार आपको ट्राई करना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन जैसे सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आप यूँ कह लो कि दिमाग का दही करने के लिए बहुत है। जैसे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी चूहे हम हैं, हम सारे गधे हैं और ये गधे कुछ नहीं खाते हैं, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑल्दो ये क्वेश्चंस अक्सर वेन डायग्राम से हो जाते हैं, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें इतना सर मारने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप छोड़ भी सकते हो ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि अरिस्टोटल ये मतलब बेसिकली घुमा फिरा कर अरिस्टोटेलियन लॉजिक को ये रिप्रेजेंट करता है घुमा फिरा के। तो ये सब क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारी जो समझ है उससे परे जाके वो चीज़ों को सोचते हैं, फिर उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि इन क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर नहीं समझ में आ रहा है। बट हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे, सीखेंगे, ताकि हम किसी भी हर तरीके से हम मजबूत रहें। आपका काम केवल वीडियो देखना है और प्रैक्टिस करना होगा। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, जैसा मैंने आपसे बताया 40 से 50 सवाल करने हैं, सही करना है और एटलीस्ट इतना तो सही कर लेना कि एटलीस्ट 27 क्वेश्चन हमारे कहीं नहीं गए, किसी भी हालत में हम सीसेट फेल नहीं करेंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये प्यारी सी स्माइल हमारी आ जाएगी और हम सारे खुशी खुशी लवासना पहुंचने के लिए एटलीस्ट एक हर्डल जरूर क्रॉस कर लेंगे। तो कुछ चीज़ों को आप देखो, अब आपको ध्यान डेफिनेटली लेकिन उसके अलावा रखना है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला चीज़, कभी भी एक इंटायर सेक्शन को स्किप मत करना। लाइक अगर हमने कसम खा ली हमारा जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे होगा, ये गलती मत करना। कॉम्प्रिहेंशन भी करिए, रीजनिंग भी करिए, मैथ्स भी करिए, अपने आप को उसमें स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि जब आप एक इंटायर सेक्शन को छोड़ के जाते हो ना, और सपोज उसी सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछ लिए, तो आप क्या बोलोगे यूपीएससी को कि भैया तुमने सवाल क्यों पूछे, या फिर क्वेश्चन करने पे फोकस करोगे। आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन करने पे। और हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे सिंपल सवाल आ जाते हैं, चाहे 2 4 5 ही हों, बट वो 4 5 कम से कम आपको 27 के पास तो पहुंचाएंगे। तो कभी भी अपनी तैयारी किसी पूरे इंटायर सेक्शन को स्किप करके मत करना। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस फ्लिप करते रहना। फ्लिप का मतलब ये है कि भैया हमने एक क्वेश्चन जैसे कॉम्प्रिहेंशन का किया है तो दूसरा क्वेश्चन हम मान लो रीजनिंग का करेंगे, तीसरा मैथ्स का करेंगे, इस टाइप से फ्लिप करते रहेंगे चीज़ों को, ताकि हमारा मेंटल फैटिग ना हो। अब मैथ्स पकड़ के सिर्फ हम मैथ्स नहीं करेंगे कि हम 40 मैथ्स के करेंगे, वहाँ पे भी आपको मेंटल फैटिग हो सकता है। तो हमें फ्लिप करते रहना है। एग्जामिनेशन के दौरान आपको हाइड्रेटेड रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखिए एग्जामिनेशन जब होता है तो गर्मी बहुत पड़ रही होती है, इलेक्ट्रॉल वगैरह रखिए पास में, अच्छी बात है, तो दिमाग वगैरह भी काम करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, पानी वगैरह पीते रहिए और आपका दिमाग भी अच्छा काम करता रहेगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि अगर एनर्जी नहीं रहेगी आपके पास, मेंटल फैटिग होती रहेगी। तो क्योंकि ऑलरेडी देखिए 2 घंटे दिमाग लगा के आए हैं, थके हुए हैं और अलग फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसके बाद फिर 3 घंटे बाहर हैं, उसके बाद फिर आके आप सीसेट का पेपर दे रहे हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रेटेड तो जरूर रहना है। पानी होगा पीते रहिए, अपने पास पानी रखिए, चॉकलेट्स भी रख सकते हैं थोड़ा एनर्जी होगा के लिए। क्या करना चाहिए अगर आप इनिशियली 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो क्या पता 70 में आप 27 कर लो, घबराना नहीं है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा कि भैया 10 नहीं हुए तो क्या हुआ, यू विल हैव टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस एंड कंपोजर। और एक ब्यूरोक्रेट से यही तो एक्सपेक्टेड है कि वो अपने आप को काम एंड कंपोज रखेगा किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो आपको घबराना नहीं है, 10 नहीं हुए तो 70 में 27 कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अपना आपको काम एंड कंपोज रखना है। आपको पूरी एग्जामिनेशन के दौरान आपको पॉजिटिव रहना है, प्रैक्टिस में रहना है। अब सीसेट के लिए अब इग्नोर नहीं करना, आपकी बात सीसेट पास, सीधी सी बात है, रोक सको तो रोक लो। तो यू विल हैव टू रिमेन इन प्रैक्टिस। इसका सीधा सा तरीका है कि आपने जब क्लास देखी उसके बाद जो टेस्ट होंगे उस टेस्ट को आप दीजिए, एग्जामिनेशन दीजिए, सॉल्व कीजिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप प्रैक्टिस में रहेंगे अपने आप। और लास्ट टाइम पे थोड़ी हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड डोंट ओवर डू, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीएस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दिन रात सीसेट कर रहे हैं
ओ माय गॉड, इधर भी कोचिंग ज्वाइन कर लिए, इधर भी कोचिंग ज्वाइन कर लिए, सब जगह कोचिंग कोचिंग कोचिंग, हम सी सेट फोड़ देंगे एकदम। ऐसा नहीं करना है भाई, हो गया। सी सेट को नहीं, इतना नहीं फोड़ने के चक्कर में पड़ना है कि हम खुद फूट जाएं। सीधी सी बात है, आपको सी सेट को क्वालिफाई करना है। ये चीज आज भी गोल वही है, आपको सी सेट को क्वालिफाई करना है। यू हैव टू क्वालिफाई सी सेट, यू डोंट हैव टू टॉप सी सेट। हमारा मकसद भी वही है। टॉप कर जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी उसको इंपॉर्टेंस मत देना कि आप सी सेट के अलावा कुछ और कर ही नहीं रहे हो। और इसका सिंपल सा तरीका है, सिंपली क्लास आएगी, क्लास देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जहां पे आपको लगता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट मैं जितनी प्रैक्टिस दे रहा हूँ उतना सफिशिएंट होगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द थिंग। तो आपको ये चीज करना है कि यू डोंट हैव टू ओवर डू सी सेट, आपको जीएस पहले पढ़ेंगे। और इसी रीजन से मेरी जो भी वीडियोज होंगी वो नॉर्मली 8 बजे आया करेंगी, 8 PM पे। पर डे क्लास नहीं होगी, जब भी होगी मैं टेलीग्राम पे वो कर दूंगा, और बीच बीच में लाइव क्लासेस भी ले लूँगा, जिसमें आप लाइव आके मुझसे पूछ सकते हैं चीज़ों को। तो 8 PM पे नॉर्मली वीडियोज आया करेंगी। और क्योंकि ताकि आप दिन भर आराम से पढ़ाई कर लिया, आपने जीएस और जीएस की टेंशन से मुक्त हो गए, उसके बाद टाइम मिला सी सेट देख लिया, वो भी अल्टरनेट क्लासेस मोस्टली होंगी, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपका सी सेट कैजुअल वे में आराम से हो जाएगा और मार्च तक आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। आप वो वाले सिचुएशन में नहीं होंगे कि अरे यार सी सेट के चलते कुछ नहीं कर पाए तो क्या होगा, ये चीज़ नहीं होगी। अब आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोग्राम में प्रैक्टिस कैसे करने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है csctopper.com। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ऑल्दो इट्स इन द मेकिंग बट फंक्शनल हो चुकी है। आपको क्या करना है, भाई अपना ब्राउज़र खोलेंगे, यहाँ पे जाएंगे, csctopper.com पे जाएंगे तो ये आ जाएगा सिविल सर्विसेज विथ नीलेश वेबसाइट। ये थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में, लाइक हमारी दूसरी वेबसाइट भी है नीलेश AIR442, जहाँ से कई सारे PYQs अवेलेबल हैं। तो आपको यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है अपने आप को, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये बिल्कुल सही डालिएगा ताकि ज़रूरत पड़ने में आप आपको सपोर्ट कर पाएँ। सेलेक्ट एग्जामिनेशन बोर्ड में आप UPSC करेंगे और चूज एग्जामिनेशन आप CSET कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ये तो पेड है, वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, बट CSET वाला फ्री है। तो चूज एग्जामिनेशन आप CSET कर लेंगे, नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ये डालेंगे, उसके बाद आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद चूंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ तो हम बैक आ जाते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब ये लॉगिन करना है, मैंने एक ऐसे ही आपको दिखाने के लिए एक आईडी बना रखी थी, लाइक नीलेश 637@.com। पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा, लॉगिन कर देंगे। पासवर्ड मिसमैच हो गया, फिर से ट्राई करते हैं। चलिए मैं काम करता हूँ, आपको रजिस्टर करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं अपनी मतलब एक आईडी बना रहा हूँ, मेरी जो दूसरी ईमेल आईडी है, फिर मिस्टेक हो गया। वेट ए सेकेंड, मैं एक बार लॉगिन चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ।
ओके, आई बिलीव देयर इज सम इशू। एनीवेज मैं दूसरी आईडी से एक बार लॉगिन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आईडी बन गई। देखिए जब आप वो करेंगे ना तो आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आपको ये 2 कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, ये तो आपकी वो वाली है जिसमें मतलब दैट इज़ द दिस इज वन इज़ पेड, ये टेस्ट सीरीज है बेसिकली, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ये वाला प्रोग्राम फ्री है, फ्री सीसेट प्रोग्राम बाय नीलेश कुमार सिंह। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बॉट है, आपके पास ऑप्शन आएगा गेट इट, मतलब आप जो भी लिखा होगा देख लेना, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये कोर्स आपको इसमें दिखने लगेगा, यहाँ पे दिखने लगेगा। तो यहाँ से आप जाएंगे, उसके बाद जब भी कोई टेस्ट आएगा आप इंटर करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी टेस्ट होंगे ना, मॉक टेस्ट यहाँ पे आएगा। अभी तो मैंने टेस्ट दे रखा था, लाइक चेक कर रहा था मैं। तो दिस इज़ अ सैम्पल टेस्ट, ये पूरी तरह से मतलब ये बेसिकली एक सैम्पल टेस्ट है, 2 क्वेश्चंस का बना रखा है। आप चेक कर सकते हैं कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो सैम्पल टेस्ट दे के उसके बाद जब आप टेस्ट दे देंगे तो आपकी रिपोर्ट्स होगा भी जनरेट हो जाएंगी। ये मैं ही हूँ काम कर रहा था। लाइक ये देखिए आपकी आंसर शीट है, जैसे क्वेश्चन आया, आपने भी जब टेस्ट दे दिया होगा तो आपकी इस तरह से आंसर शीट आएगी, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस, इसके आंसर्स। ये जानबूझ के मैंने गलत डाला था। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपने क्या आंसर दिया, करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका स्कोर क्या है, या फिर आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। एंड आप टॉपर्स वगैरह से कंपेयर भी कर सकते हैं, लाइक इन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है। अच्छा, पहले ही पता चल गया, खैर चलो अच्छी बात है। तो इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो चेक करने के लिए, तो दोनों क्वेश्चन इनके सही थे। तो ये अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी रैंक वगैरह भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ की गई। और ये सीसेट का जो कोर्स, जैसा मैंने आपसे बोला था, ये फ्री है। तो ये टेस्ट, ये जो सपोर्ट सिस्टम है वो फ्री ही रहने वाला है। अब हम आ जाते हैं वापस जो हम बात कर रहे थे आपसे। तो प्रोग्राम इस तरह से चलने वाला है कि सीधा सा बात है कि पहले लेक्चर होंगे, प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी सीएससी टॉपर पे। CSCtopper.com, जहां से आपको रजिस्टर करना है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद और प्रैक्टिस में ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा, इन चीज़ों के बाद, इन चीज़ों के होने के बाद आपको सिंपली चिल करना है और अपने जो आपका जीएस है उस पर ध्यान देना है। डोंट ओवरडू, जस्ट रिमेन इन प्रैक्टिस। एंड लेक्चर के बाद लाइक सीएससी टॉपर, इसके बाद एक काम आपको जरूर करना है कि टेलीग्राम जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में चीज़ ये है कि आपको जो भी नोटिफिकेशन होंगे वगैरह होंगे और कुछ पीडीएफ्स वगैरह होंगे वो मैं टेलीग्राम पे ही एग्जैक्टली शेयर करूँगा। तो टेलीग्राम जो चैनल है वो है यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। करेंटली अभी इसमें 17,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं जो ऑलरेडी हैं, और उसके अलावा भी आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बेसिकली, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड यूट्यूब चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे वीडियो जाएंगे। और अगर हो सके तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि इस इनिशिएटिव को स्प्रेड कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। मेरा मकसद इस प्रोग्राम को लाने का यही था कि किसी के भी सपने सीसेट जैसे एग्ज़ाम के चलते ना रुकें। तो आप भी किसी के सपने में सहयोग कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल को शेयर करके, ताकि दूसरों के सपने भी हम साकार कर पाएँ। विद दिस I thank you all. This was Nilesh Kumar Singh, your upcoming mentor for your upcoming CSET program. Thank you.